एक लाइफ टाइम में मेरा जो डार्क साइड ऑफ द सोल ये था कि मैं थी किंग, और जो लोग मुझसे कुछ मदद मांगने के लिए आते थे, कुछ ज्ञान लेने के लिए आते थे, नॉलेज लेने के लिए आते थे, वो मैं उनको पूरा नहीं शेयर करती थी। क्योंकि जब हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे थे तो महाअवतार बाबा जी चैनल करके हम दोनों का हाथ पकड़ा, बोला आंखें बंद कर लीजिए, तो आंखें बंद कर लिया। स्वाति भार्गव, मैं महाअवतार बाबा जी बोल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप फिर से इस जन्म में मिल रहे हैं। मैं इनवाइट करता हूँ कि आप मेरी केव में आके मेरी एनर्जीज ले। सर को जब ऐसे देखा ना, मैं बहुत रोई, मतलब नहीं बोला सर। घर में जो दादा दादी या लोग थे तो उनको मैं देखती थी, वो गॉसिपिंग करते थे, गलत शब्द बोलते थे, कंप्लेन करते थे। हिपोक्रेसी, मतलब एक तरफ आप भगवान को प्रे कर रहे हो और एक तरफ से आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से और भगवान से मैं गुस्सा थी कि भगवान क्यों हमको हेल्प नहीं कर रहा है, इतना प्रॉब्लम्स में हम क्यों फंसे हैं। मंदिरों में इतनी भीड़ है भगवान के पास, तो वेयर इज गॉड। मैं उनको देखती हूँ, वो आंखें बंद करके एकदम बैठे हुए हैं कि जिससे कोई पड़ी ही नहीं है, तुम मरो, तुम कुछ भी हो जाए, तुम्हारे दुख से हमको कोई मतलब नहीं है, वो आंखें बंद करके बैठे हुए। जैसे ही मैं सांसों पे ध्यान दी, मेरे दोनों हाथ ऐसे लॉक हो गए। 3 घंटे के लिए मैं ध्यान में रही, और ऐसा मुझे लगा कि कोई बिजली का करंट मेरे शरीर में यहाँ से एंटर हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में स्वाति पोन्नाला जी से बातचीत कर रहे थे, उनकी आत्मा की सुंदर यात्रा को सुन रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा में एक बात कही कि मैं उस जीवन साथी के साथ शादी करूंगी जो शाकाहारी होगा। तो जानते हैं कि क्या हमारे बोले हुए शब्द हमारे लिए कुछ चैलेंज लेके आते हैं या हमारी कोई नई परीक्षा होती है। तो जानते हैं उनकी इस सुंदर कहानी को कैसे आगे बढ़ी। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत करते हैं स्वाति जी आपका। थैंक यू मैम। स्वाति जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो आपने कहा था कि मैं एक शाकाहारी जीवन साथी को चुनूंगी, उसके बारे में आप हमें बताइए। यस, मैंने मेरे मम्मी पापा को बोला था कि हम करेंगे तो शादी शाकाहारी से करेंगे और मांसाहारी से कभी नहीं करेंगे। तो ऑनेस्टली बहुत चैलेंजेस आए चुनाव में, क्योंकि एक सामाजिक प्रेशर होता है लड़की पे कि आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लड़का इतना पढ़ा लिखा है, इतना सरकारी जॉब करता है, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो शाकाहारी नहीं है तो तुम कैसे मना कर रही हो, तुम में कितना ईगो है। तो ये मेरे माँ बाप के अंदर पहले तो था, क्योंकि वो समझ नहीं रहे थे कि शाकाहारी क्यों होना ज़रूरी है लाइफ पार्टनर। क्योंकि मुझे बहुत क्लियर था कि अगर हम नहीं खाएंगे और वो सामने वाला खाता है तो मुझे बनाना पड़ेगा, और अगर उसकी फैमिली है तो वो भी एक जवाबदारी के अंदर आ जाता है। तो पहले हम कॉम्प्रोमाइज़ कर ले इस बात पे, और बाद में हम सफ़र करें, और जिस मकसद के लिए, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ, फिर उसमें मैं असफल रहूँगी। तो मुझे बहुत क्लियर था कि मेरी स्पिरिचुअलिटी में सिर्फ मैं शाकाहारी रहूँगी
तो ये काम नहीं बनेगा। एक शाकाहारी लाइफ पार्टनर ही मेरा साथी हो सकता है, क्योंकि आगे की मेरी यात्रा ऐसी है और हम ABCD किसी को हम सिखा नहीं सकते कि ये ऐसा ऐसा होता है। तो ये मुझे क्लियर था, बट मेरे माँ बाप नहीं समझ रहे थे। और देखो, फ्रेंड्स में भी हम कितना ढूंढेंगे। अब कुछ कुछ लोगों के, कोई शाकाहारी होता है तो उनका विजन अलग होता है, उनके लोग एस्पिरेशंस अलग होते हैं, इतना कमिटेड PSSM के साथ नहीं होते। तो धीरे धीरे मुझे ये भी समझ में आया कि हमारे PSSM मास्टर से ही शादी करनी पड़ेगी, सिर्फ शाकाहारी से भी काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो पत्री जी का मिशन अब मेरे लाइफ का मिशन बन चुका है, जाने और अनजाने। अब मैं इसको कोई किसी ने ज़बरदस्ती बोला नहीं है, बट क्योंकि मैंने इस सच्चाई को जान लिया है, इसकी अनुभूति कर ली है, इसके आनंद को महसूस करा है, और जब इतना आनंद है और पहले मैं कितना दुखी थी, तो मेरी ये जवाबदारी बनती है कि मैं लोगों को बताऊं कि आपको सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ध्यान करें। तो इतना तो करना था, बट उसमें आपका साथी समझना चाहिए, क्योंकि ध्यान बताना है तो कभी जाना पड़ेगा। और क्योंकि मैं फाइनेंशियल कंडीशंस को समझती हूँ कि जब तक आपके हाथ में एक और भी चीज़ था कि जैसे पैसा नहीं होता है तो आप प्रचार भी नहीं कर सकते, कोई आपकी बात नहीं सुनता है। घर वाले पैसा नहीं देते थे पहले, उनको कुछ करना होता था। तो अब मैं खुद जॉब कर रही हूँ, तो मेरे को जॉब में कंटिन्यू भी करना बहुत ज़रूरी था, इवन आफ्टर मैरिज, क्योंकि मेरा मकसद ध्यान प्रचार था। तो ये कुछ कुछ, क्योंकि इतने दिन मैं देखती थी कि लड़कियों को कंडीशंस सुनना पड़ता था कि लड़की को ऐसा आना चाहिए, वैसा आना चाहिए। तो हम सोचे कि अब हम भी कंडीशंस लगाएंगे, क्योंकि हम लेने के लिए भी तैयार है कंडीशंस, बट मेरे भी ये कुछ कंडीशंस है, शर्त है, जो सामने वाले को अग्री करना पड़ेगा। तो मेरे मम्मी पापा बोले कि बहुत बड़े बड़े कंडीशंस है कि तुमको शाकाहारी भी चाहिए, तुमको फ्रीडम भी देना है जॉब के लिए, और तुम डॉरी भी नहीं लोगे, मतलब तुम दहेज भी नहीं दोगे, जबकि हम देने की कंडीशन में हैं। तो मैंने बोला क्यों दोगे आप, बचाओ पैसा, हम कभी और कहीं और काम में यूज़ कर लेंगे, हम क्यों दें, जब हम खुद कमा रहे हैं पैसा, तो हम क्यों आपको दहेज दें। तो ये तीनों कंडीशंस मैंने रखी थी। तो मेरे माँ बाप बोले अब तुम ही ढूंढ लेना, हमसे ना हो पाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। फिर बाहर मैंने भी बहुत प्रयास किए, कुछ कुछ लोगों से कनेक्ट होती थी और वो डिस्कनेक्ट हो जाते थे कोई ना कोई रीज़न से। तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव ये हुआ कि अब मैं अपनी मेडिटेशन में ही हेल्प मांगूंगी, क्योंकि मैं बाहर बहुत प्रयास कर रही थी कि कोई अच्छा पढ़ा लिखा हो, शाकाहारी हो, बट अंदर से वो विजन क्लियर नहीं हो रहा था कि मेरा आखिर लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए। तो बाहर असफलताएं मिल रही थी, मेरे माँ बाप ढूंढ रहे थे, उसमें भी असफलता। मैं जिनसे कनेक्ट हो रही थी वो और ज़्यादा कंटिन्यूएशन, वो कनेक्शन मेंटेन नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसकी वजह से मैं सही चुनाव नहीं कर पा रही हूँ लाइफ पार्टनर के बारे में, और वो बहुत बड़ी असफलता थी जो मुझे दिख रही थी। तो अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं गलती क्या कर रही हूँ, कि चुनाव करना है बट कैसे करना है। 2 साल मैंने मेडिटेशन किया, 2015 और 16, और मेरा टारगेट था कि 2016 तक हम लाइफ पार्टनर को मतलब करके मतलब आगे शादी करेंगे, मम्मी पापा को बोला था, बट मिल कोई नहीं रहा था। तो हम मेडिटेशन करने लगे इंटेंसली। तो मेरा विजन बहुत क्लियर होने लगा कि आपके लाइफ पार्टनर ऐसे ऐसे होंगे, बट क्यों आपको शादी करना है। पहले मुझे अंदर से सवाल आया कि डिफाइन कि व्हाई डू यू वांट टू गेट मैरिड। तो पहले ऑनेस्टली मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने इतनी शादियां मेरे घर में देखी है जो सिर्फ शादी है, एक दहेज ज़्यादा मिल रहा था, उस लड़की से शादी कर ली, और बाद में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़े होते हैं वो सब मैंने देख चुकी थी। तो शादी का टेक्निकल कोई मकसद मुझे दिख नहीं रहा था, बच्चे पैदा करने के अलावा और कुछ। दुख तो दुखी है, तो मुझे लग रहा था कि मैं दुखी नहीं होना चाहती, तो शादी नहीं करना चाह रही। तो मेडिटेशन में मुझे आया कि आपका शादी का क्या मकसद है, आप क्यों करना चाहते हो। तो मैंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया कि जो जीवन का मकसद मुझे मिला है पत्री जी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, और जिससे मैं बहुत खुश हूँ,
बहुत सारी प्रॉब्लम से मैं बाहर आई हूँ, तो हम फिर से पागल की तरह बैकफुट नहीं करना चाहते शादी करके, जो ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं समझता है। तो इसीलिए फिर मेडिटेशन में मैंने डिफाइन कर लिया कि हम शादी के बाद इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, और इस मिशन को आगे बढ़ाने वाला जो मेरे से भी ज़्यादा जानकार, जो मेरे से भी ज़्यादा ज्ञानी गुरु, स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल चाहिए। और उसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सारे पॉइंट्स पे करने के लिए तैयार हूँ, बट शाकाहार पे नहीं। वो ध्यानी नहीं हो तो भी चलेगा, वो वहाँ तक मैंने कॉम्प्रोमाइज़ स्टेटमेंट रखा था कि चलेगा, बट PSSM में करना है तो फिर वो तो ध्यान ही होगा। तो अब मेरे को मैं पिरामिड वैली गई थी, वहाँ पे एक फ्रेंड मिले थे और वो म्यूचुअल फ्रेंड मेरी सिस्टर के भी बने। तो घर में मैंने क्लियरली बताया था कि ऐसे ऐसे लाइफ पार्टनर मेरे को चाहिए, आपको मैच कुछ मिलता है तो प्रोफाइल सेंड कर देना। तो मेरी बहन ने किसी के द्वारा प्रोफाइल भार्गव का मेरे पास भेजा फेसबुक पे। तो बोले कि लड़का असिस्टेंट डायरेक्टर है, फिल्मों में काम करता है, और भाई क्रिकेटर है, और माँ बाप बेंगलोर में रहते हैं, शाकाहार रैली करता है। ये पॉइंट आया तो आई वाज, बोला मैं तो हूँ ही पागल, मेरे से भी ज़्यादा कोई पागल है कि शाकाहार रैली तक ये कर रहा है, मतलब देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो हमने फिर भार्गव से जब पहली बार बात किया तो 2 मिनट में बोला कि मैडम मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, मैं 8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, हमारे पास बेंगलोर में घर नहीं है, मेरी माँ बच्चों के लिए खाना बनाने जाती है, स्टूडेंट्स के लिए, और मेरे पापा कार वॉश करते हैं, और मेरे भाई क्रिकेटर है, और हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली हैं जो सेटल हुए हैं बेंगलोर में, और कुछ बात करना है कि आपको, करके फ़ोन रख दिया। आपका मेरा मैच नहीं है। तो मैंने भार्गव को बोला कि मैं आपको शाम में कॉल करूँगी, अभी आप भी बिज़ी हो, मैं भी बिज़ी हूँ। तो फिर शाम को कॉल करके मैंने बोला कि इट्स ओके, आपके पास अभी कुछ नहीं है, बट मैं जानना चाहती हूँ कि आप पत्री जी से कैसे जुड़े, आप PSSM से कैसे जुड़े। आप बोल रहे हैं कि आप शाकाहार रैली करते हैं, आप पत्री जी की सेवा करते हैं, उनके पैर दबाते हैं, तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचे, आपके क्या अनुभव रहे। तो बहुत कुछ वो बताने लगी महाअवतार बाबा जी के बारे में, अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स से वो कैसे बाहर आए। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उनकी एक पास्ट लाइफ मदर है, उनके बारे में बताने लगे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मैं जो नहीं जानती हूँ ना, अब कुछ वो नया नया बात मुझे पता चल रहा है। बट सवाल ये है कि यही लाइफ पार्टनर है, कंफर्मेशन कौन करेगा, क्योंकि यात्रा तो लंबी है, लोग बीच में छोड़ के जाते हैं, मैंने देखा। तो हमको ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए जो बीच में हमको छोड़ के जाए। तो हमने फिर डिसीजन दोनों ने लिया कि पहले घर वालों को नहीं बताएंगे, जबकि हम मिले भी नहीं है, पहले पत्री जी को मिल के आना, अगर पत्री जी ओके बोलेंगे तो आगे हम घर में बात करेंगे। तो पत्री जी के पास भार्गव गए, चेन्नई में थे तब, 16 अगस्त 2016। सर के पास जाके भार्गव बोले कि ऐसे से एक राजस्थान में लड़की है जो जिसने प्रोफाइल भेजा है, हाँ मैं जानता हूँ उस लड़की को, कर लो शादी और फोन दो, करके तुरंत वो फोन किया तो मेरे से बात करने लगे। भार्गव शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। तो फिर हम डरे, मैं बहुत सर से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब मैंने बोला था सर अब भी आप थर्ड आई से देखो कि भार्गव मेरे लाइफ पार्टनर है या नहीं है, मेरे को बीच में गोली देने वाले लोग मेरे को नहीं चाहिए, अभी आप देख के बताओ कि ये थर्ड आई से कि ये मेरा लाइफ पार्टनर है कि नहीं है। तो सर ने बोला नाउ यू आर मेकिंग द राइट चॉइस। इतनी देर तक मैं बहुत बड़ी गलतियां कर रही थी लाइफ पार्टनर के चुनाव में। सर ने बोला नाउ यू आर मेकिंग द राइट चॉइस। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि ये मेरा डिसीजन मेरी आत्मा के लिए बहुत सही डिसीजन है। मुझे नहीं समझ में आया सर का क्या कहना था, बट हम समझ गए थे। एग्जैक्टली 1 वीक के बाद महाअवतार बाबा जी जो भार्गव की पास्ट लाइफ मदर है, उनके अंदर चैनल होके भार्गव को बताया कि स्वाति आपकी लाइफ पार्टनर है, आपको स्वाति से शादी करना है, वो जहाँ जहाँ रहेगी उनके साथ जीवन की आखिरी पल तक आपको रहना है।
अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपकी लाइफ में, बट आपका लाइफ अच्छा होगा उनके साथ। तो भार्गव ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर सुबह सुबह 6 बजे मुझे बोले कि महाअवतार बाबा जी आए थे और आपके बारे में बोल रहे थे। तो मैंने बोला जब पत्री जी ने ऑलरेडी यस बोल दिया है तो बीच में इनका कंफर्मेशन हमको चाहिए ही नहीं था, तो ठीक है बता रहे हैं तो अच्छी बातें करके। बट अब मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी होने लगी कि ये क्योंकि हमने वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी किताब नहीं पढ़ी थी, किताब जबकि 2008 से हमने खरीदा था, बट शुरुआत के 25 पन्ने पढ़ के हम डर के मारे रख दिए, क्योंकि एक सेंट 2 बॉडी और कहीं पे भी वो आ रहे हैं। और योगानंदा जी की नज़र बहुत उनको देख के हम, वो किताब हमेशा मेरे साथ थी बट हम पढ़ते नहीं थे, डर, और इंग्लिश इतना समझ में भी नहीं आ रहा था कि टफ था वोकेबुलरी। तो बोल कि नहीं। तो अब मेरे घर वालों को एक ही कंडीशन बोला कि या तो आप शादी करा दो या तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे, अब चुनो आप ऑप्शन, आपको कौन सा चाहिए। तो मम्मी पापा बोले अरे नहीं नहीं, तुम्हारा डिसीजन जो है हम बिल्कुल उसको मानते हैं। और शादी करवाई और 2017 में 28 अप्रैल को सूरत में शादी हुई। पत्री जी स्वयं आए थे। और इस बीच में क्या हुआ ना, शादी के 3 महीने पहले मैं पत्री मैडम को मिली थी जयपुर में, स्वर्णमाला पत्री मैम को। तो मैं उनकी सेवा कर रही थी। तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग जब मैं उठी थी, मेरा वो मेडिटेशन टाइम था, मैडम के 4:30 बजे हम क्या बात करेंगे। तो एकदम वो गुस्सा होके बोलने लगी मेरे साथ बात करो। तो बोले कि आप बताएं तो हम सुनेंगे। फिर वो महाअवतार बाबा जी के बारे में स्वर्णमाला पत्री मैम बताने लगी कि महाअवतार बाबा जी हैं, उनकी एक गुफा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जगह है। और इस तरीके से वो इस तरीके से डिस्क्राइब कर रही थी कि मेरा मन एकदम भाव मतलब बहुत अट्रैक्ट कर रहा था कि बाबा जी केव में जाऊं। और हमने टिकट बुक भी कर ली थी कि जाएंगे, शादी के बाद तुरंत जाएंगे। फिर हम शादी के 1 हफ्ता पहले, मतलब 23-22 अप्रैल से पहले, मैंने भार्गव को बोला कि यार हम क्यों उत्तराखंड जाएंगे, वहाँ पे क्यों, मतलब बहुत खर्चा होगा, इससे अच्छा हम राजस्थान में महलों में घूम लेंगे, जल्दी हो जाएगा। फिर ज्वाइन भी करना है ऑफिस, इतना ज़्यादा छुट्टी नहीं देते हैं शादी का। तो मैंने बोला कि आप आफ्टर मैरिज टिकट कैंसिल कर देना करके मैंने बोल दिया। शादी के 1 दिन पहले जिस मदर के अंदर बाबा जी आते हैं, अब वो डायरेक्टली मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि why are you not coming to me, tell me the reason। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन किसके पास नहीं जा रहा है। तो फिर उन्होंने फिर से बोला महाअवतार बाबा जी इज आस्किंग क्वेश्चन टू यू दैट why स्वाति इज नॉट कमिंग टू हिम। तो महाअवतार बाबा जी के पास मैं नहीं जा रही हूँ, क्यों नहीं जा रही हूँ। तुरंत स्ट्राइक हुआ कि हम टिकट कैंसिल करने के लिए बोले हैं और वो गुस्सा हो रहे हैं कि आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो, टेल मी द रीजन पूछ रहे हैं। तो मैं तो पसीने से लुटपुट हो गई, उनसे वहां से मैं भाग गई कि अब तो ज्यादा ही पड़ेगा, और ये एकदम सर पे बैठ के पूछ रहे हैं शादी के 1 दिन पहले। और मैं भार्गव को बोली है मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, जाएंगे भाई, मेरे पास कोई रीजन नहीं है, बिल्कुल जाएंगे। शादी के दौरान it was there fully, मैं बिल्कुल उनके अंदर वो प्रेजेंस महसूस कर रही थी। तो बेसिकली इस बीच में एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुई, जैसे शादी के दूसरे दिन के बाद उस दिन हम टेरेस पे मैं और भार्गव खड़े थे, इनफैक्ट लेटे थे और जस्ट देख रहे थे क्योंकि गर्मी का बहुत टाइम था। तो पूरी अंधेरी रात में एक बहुत बड़ा प्रकाश, मतलब आंखें हम लोग की मतलब दिख नहीं रहा था कि आसपास इतना प्रकाश हो गया था। थोड़ी देर के बाद जैसे चांद जैसे एकदम आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, तो अब वो उठा और जैसे 1st या 2nd फ्लोर की हाइट पे वो चांद फिर चला गया और फिर जुप करके बैक चला गया। हम दोनों ने ये देखा, फिर तुरंत मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये एक यूएफओ था और इमीडिएटली हमारे दोनों के पास एकदम नज़दीक आके फिर वो पीछे चला गया। और सेम चीज़ मैंने पढ़ा स्ट्रेंजर्स अमंग अस किताब में
सेम इंसिडेंट वहाँ पे कोट किया गया है। तो ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। शादी के एक हफ्ते के बाद जब हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे थे तो महाअवतार बाबा जी चैनल हुए, क्योंकि मेरे अंदर से एक कॉलिंग था कि वो इज़ महाअवतार बाबा जी और इनका हमारे साथ क्या कनेक्शन है, वो क्यों, हम जाना तो है बट नहीं समझ में आ रहा था कि वो चाहते क्या है। फिर मेरा डर था कि शायद ये क्रिया योगा में हमको लेके जाएंगे आनापानसती से, जो मैं चाहती नहीं थी, दो गुरु। तो तुरंत क्या चैनल करके हम दोनों का हाथ पकड़ा, बोला आंखें बंद कर लीजिए, तो आंखें बंद कर लिया। स्वाति भार्गव, मैं महाअवतार बाबा जी बोल रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप फिर से इस जन्म में मिल रहे हैं और आप दोनों को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप मेरी केव में आके मेरी एनर्जीज ले। फिर काफ़ी सवाल भार्गव ने पूछे उनको, तो उनको जवाब दिए। काफ़ी सवाल के जवाब मैंने सवाल पूछे तो सर महाअवतार बाबा जी ने जवाब दिए। कंक्लूजन जो मेरे को डर था कि क्रिया योगा में तो नहीं ये बोलेंगे करना पड़ेगा, तो सर उन्होंने बोला कि जो पत्री जी बोल रहे हैं वही आपको करना है, नया कुछ नहीं करना है। और फिर हमने बोला कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भार्गव बोले कि मैं नॉर्थ इंडियन, मुझे हिंदी नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो एवरीथिंग विल कम टू यू इन योर मेडिटेशन करके वो बोले। तो फिर हम लोग बाबा जी केव गए। उस पहाड़ पे हमको दो ही चीज़ें आ रहा है कि शाकाहार रैली करो, मैसेज, और मुझे आ रहा है कि तुम कुछ लिखो शाकाहार या स्पिरिचुअलिटी पे। तो अब हमने कंफर्मेशन किया मदर से, जो चंद्रमा है, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, बाबा जी का यही मैसेज है, शाकाहार रैली करना है। अब शादी के बाद हम दोनों ने निर्णय लिया था कि हम घर से पैसा नहीं मांगेंगे, जो है खुद से हम वो करेंगे, क्योंकि उनका बिलीफ ही नहीं है। दोनों फैमिली में अब ध्यान में उतना किसी का वो नहीं है, तो हम सपोर्ट कैसे मांगेंगे। तो फिर मेरी जॉब में चैलेंज ये आ रहा था कि मैं जयपुर में थी और भार्गव का जॉब लगा था चंडीगढ़ में। तो उन्होंने इमीडिएट वहाँ ज्वाइन कर लिया शादी के फर्स्ट मंथ में ही, और मैं यहाँ पे थी जून जुलाई अगस्त। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हो रही थी कि मैंने जॉब छोड़ दिया और मैं पंजाब चले गई, चंडीगढ़। तो सर को मैंने बोला कि सर ऐसे सिचुएशंस बन रही है। सर ने बोला गो टू पंजाब, बल्ले बल्ले, तो ऐसे बोल दिया। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर, मतलब मेरे पास 5,000 रुपये भी नहीं थे रेंट भरने के लिए, और उस कंडीशन में हमको मैसेज आता है कि तुमको वेजिटेरियन रैली करना है। तो पहले तो हम सोचे कि क्या करें, शादी का जो गोल्ड था, मैं बोले कि इसी को हम लोन पे रखेंगे, गोल्ड लोन लेंगे और करेंगे और क्या। और पैसा लिया हमने लोन, और फिर परमिशन लेने गए। और फिर जब आ रहे थे तो हम दोनों को बहुत अजीब से लग रहा था कि कुछ हम अजीब से एक्टिविटी कर रहे हैं, कि क्या हो रहा है। और हम दोनों के बीच में कुछ बातचीत भी हुई। तो उसी वक्त महाअवतार बाबा जी चैनल हुए फ़ोन में, एंड वाज वेरी हैप्पी क्योंकि हमको वेजिटेरियन रैली के लिए परमिशन मिल गया। तो ही वॉज थैंकिंग अस कि हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का कि स्टैंड लिया कि बाबा जी के केव के पास आप शाकाहार रैली कर रहे हैं। तो बाबा जी को मैंने बोला कि आपको मेरी कंडीशन तो पता है, वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, बट अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। आप मुझे ऐसा काम क्यों दे रहे हैं। दुनिया में एक कपल दिखा दो जो शादी के बाद है ना लोन लेके रैली कर रहा है, मेरे को एक दिखा दो करके मैंने उनको बोला। तो बाबा जी बोले, तेलुगु में बोले कि भगवत गीता तुम नहीं पढ़ी हो क्या? कृष्णा ने अर्जुन को क्या बोला था कि जितना इंसान दुख में सीखता है, सुख में नहीं सीखता है। एवरीथिंग विल कम टू यू ऑन डिवाइन टाइम। मैं आपके साथ हूँ, यू आर माई चिल्ड्रन। आप एक स्टेप लो, 99 मैं लूँगा, ये बोले और वो चले गए। फ़ोन में ही चैनल हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने रैली बाबा जी केव के पास करी और फिर यहाँ पे जयपुर में भी किया। फिर कम्प्लीटली शिफ्ट हो गए चंडीगढ़ में। अब हम लोगों का मकसद, भार्गव का पूरा टोटली नया स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री में थे, और फिर उन्होंने भी गाइडेंस लेके
साउथ इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ओपन करने का डिसाइड किया, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। बहुत मिराक्युलसली कैसे वो सीख गए इतने कम टाइम में, और कैसे उन्होंने खोल दिया, मतलब एक स्टार्टअप बिजनेस। लोग कितने आइडियाज क्या क्या डिस्कशंस करते हैं फैंसी वर्ड्स में, मैंने खुद देखा है कि बिजनेस कैसे चालू होता है और कैसे बंद करते हैं आंखों के सामने। चंडीगढ़ में 15 दिन में अच्छे से होटल में ट्रेनिंग भी फ्री में मिल गई, वो भी एज अ शेफ साउथ इंडियन बनाने का, जबकि उनको शुरुआत में किचन का इतना नॉलेज भी नहीं था। ट्रेनिंग लेके आ गए बेंगलोर से, पैसा भी अरेंज हो गया, दुकान भी खुल गई, कुछ चैलेंज आ रहा था तो अब अच्छी जगह पे भी ओपन हो गया। अब बहुत मिराक्युलस था भार्गव का काम काज, जबकि मैं तो ज्यादा सोचती और काम कम करती हूँ, सोचते कम काम ज्यादा हो रहा था। हम भी वर्क फ्रॉम होम करके उनसे जितना होता था हेल्प कर देते थे। लास्ट में पत्री जी ने हमको बोलना शुरू कर दिए कि तुम शिफ्ट करो, शिफ्ट टू जयपुर बिफोर कोविड। हम समझ नहीं रहे थे, और भार्गव को बहुत क्लियरली बोला था कि जल्दी चंडीगढ़ बंद करो। अब मेरे को भी अब इंट्यूशन आने लगा। जनवरी जी कोविड मार्च में हुआ तो बहुत स्ट्रांगली दिसंबर जनवरी बोले कि इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं कैसे बंद कर दूं। और पत्री जी एक तो चलता नहीं, और चलते टाइम पे बोल दे बंद कर दो। तो मेरे को भी स्ट्रांगली इंट्यूशन आ रहा है कि जल्दी इसको बंद करो। हम तो पूरा करा के 25 फरवरी को सेल ऑफ करके अकाउंट में पैसा आ गया था, दोनों दुकानें छोटी सेल ऑफ करके 1 या 2 मार्च को हम आ गए। 9 मार्च को कोविड फैल चुका था इंडिया में, और 21 मार्च को लॉकडाउन। उस वक्त वी वर इन ग्रैटिट्यूड कि जहाँ दुनिया रो रही है और वहाँ हमारे अकाउंट में पैसा आके हम सेफली एक जगह बैठे हुए हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत बड़ा हेल्प था। इंट्यूशन भी था और पत्री जी का भी हिंट था कि जल्दी चंडीगढ़ छोड़ो, उसको हमने मान के, वो लॉस भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से सब बढ़िया चल रहा था। इस बीच में हेल्थ प्रॉब्लम्स भी मेरे को आई थी, क्योंकि मैं जयपुर में काम करती थी। तो क्योंकि 20 दिन मैं जयपुर में काम करती थी और 1 वीक का लीव लेके मैं चंडीगढ़ रहती थी। तो इस बीच में मेरे जो बॉस हैं उन्होंने बोला था कोविड के टाइम में कि आपको जाना है यूपी। मतलब 9 मार्च को लॉकडाउन लगा, तो हम बोले कि कोविड के टाइम में ये यूपी जाने के लिए बोले, और मेरे को भी कोविड हो गया 9 मार्च से 15 मार्च तक, सेम सारे सिम्टम्स। अब ये बोल रहे हैं जाना है, तो बॉडी इतना पेन था, बुखार था। रात को 11 बजे हमने मास्टर्स को बोला देखो मेरे पास टाइम नहीं है घंटा घंटा ध्यान करने का, आप मुझे ठीक कर दो। 5 दिन से मैं सफ़र कर रही हूँ। मैं 11 से 1 मुझे होश है कि मैंने ध्यान किया, फिर कब सो गई। 5 बजे कोई सिम्टम नहीं है मेरा, सर्दी भी बंद, बुखार भी बंद, फुल ऑफ एनर्जी, एंड आई वॉज रेडी टू गो टू यूपी नेक्स्ट डे। मतलब इतना बड़ा मिरेकल था। मैं इससे पहले तो वो अलग रीज़न था, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट ये मेरा बहुत बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम कोविड ही हुआ था जो मेरे को ठीक हो गया विदिन 2 आवर्स ऑफ मेडिटेशन। तो हम बहुत खुशी अपने चले गए। फिर रियल चैलेंजेस आने लगा कि क्या करना है, कैसे करना है। बहुत भार्गव को इतना टैलेंट मैंने देखा कि बहुत मास्टर से कनेक्टेड रहता है, और मिलावरप्पा जी उनके ड्रीम में आके उनको बोले कि उनकी लाइफ स्टोरी सबको बतानी है, तो उन्होंने तेलुगु का हिंदी में ट्रांसलेट करवाया। फिर हम लोगों ने करीब 10-15 लैंग्वेजेस में सभी जूम्स के थ्रू किया। तो इस तरीके से मास्टर्स का गाइडेंस उस पर था। ये मैं कोविड के टाइम में देख रही थी। अब उन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम में यूट्यूब सीख लिया, एडिटिंग सीख ली। मैंने बोला तुम हार्डली 2 घंटा कुछ पकड़ते हो और उसको सीख जाते हो। लोग इतना वो करते, बिजनेस भी बहुत अच्छे से वो करा, और यहाँ इतना शॉर्ट टाइम में सीख रहे हैं। तो फिर वो संगीता मैम के साथ पीएमसी हरियाणवी में काम करने लगे घर पे, क्योंकि बाहर जा नहीं सकते थे, तो बैकएंड से वो सपोर्ट करने लगे। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हुई, और लास्ट में
जयपुर में हम दोनों रह रहे थे, मैं जॉब कर रही थी एक सोशल मीडिया कंपनी में। इसके दौरान मुझे एक कंक्लूजन अगर मैं देखूँ आफ्टर मैरिज कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत आई, और जो जॉब मुझे चाहिए था, एक तो फाइनेंशियली मतलब इंडिपेंडेंट भी रहना था और मुझे ध्यान प्रचार भी करना था उस जॉब के थ्रू, तो मुझे लगा कि मैं मैनिफेस्ट बहुत इजीली कर सकती हूँ। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि अब मैं जैसा चाहती हूँ वैसा मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस भी आया और फाइनेंशियल कंडीशन भी बेटर हुई बिकॉज ऑफ माय मैनिफेस्टेशन। और एक दिन लास्ट में जयपुर में नागेश नालम सर के पास हम लोग वहाँ पे, क्योंकि साथ में बैठ के ग्रुप मेडिटेशन करते थे, तो ये मेरे लिए वो एक एग्जिट पॉइंट था राजस्थान का, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। इस बीच में जब हम रात को हम सोए थे तो मुझे सपना आया कि पत्रीजी परिणीता पत्रीजी, उनकी छोटी बेटी, और स्वर्णमाला पत्रीजी तीनों आए थे ड्रीम में। और परी जो छोटी बेटी है पत्रीजी की, वो मुझे मेरे पास्ट लाइफ के बारे में बता रही थी। तो मैं उनको बिलीव नहीं की। फिर मैं सर के पास ड्रीम में गई। सर किताब पढ़ रहे थे। मैंने बोला कि परिमला अक्का बोल रही है कि मेरा ये पास्ट लाइफ सो एंड सो जगह है जहाँ पे ध्यान प्रचार किया। हाँ हाँ, तुमने वो मूवी नहीं देखा कि उसमें वो जो हीरोइन है तुम ही हो, और हाँ वहाँ पे हम लोगों ने ध्यान प्रचार कर लिया है, यहाँ पे तुम्हारा पास्ट लाइफ था। तो इस तरीके से उस मैसेज के थ्रू मुझे ये समझ में आया कि राजस्थान में जो मेरा पास्ट लाइफ था वहाँ पे ध्यान प्रचार ऑलमोस्ट हो चुका है, एंड आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज इन माय लाइफ। तो इस तरीके से मैंने फिर सोचा कि अब यहाँ पे इतना मुझे कुछ फील नहीं आ रहा है, तो कुछ अब नया ट्राई करें, कुछ ऐसा करें कि जहाँ पे और मौका मिले ध्यान प्रचार का भी और अच्छा जॉब भी रहे। स्वाति जी, मैं यहाँ से आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। जैसे कि अभी आपने बोला कि आपको परी के माध्यम से आपको अपना पास्ट लाइफ दिखाई दिया, पता चला। हाँ, वो मुझे बता रही थी। वो बता रही थी, पर क्या आपने कभी स्वयं अनुभव किया अपनी कोई पास्ट लाइफ को? उसके बारे में जानती हूँ। जी, बिल्कुल मैंने किया है। मैंने डॉक्टर न्यूटन की वर्कशॉप अटेंड करी थी 2 दिन की मुंबई में, शादी के 1 महीने पहले। उसमें मैंने बहुत क्लियरली देखा कि मेरा इमीडिएट पास्ट लाइफ एज ए राजस्थानी वुमेन था, मतलब एक राजस्थानी महिला थी, और वहाँ पे मैं इस दुख में मर गई थी कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं मिला। मैं सिर्फ परिवार तक, सेवा तक रह गई। मैंने कुछ जो धरती पे जो ज्ञान लेना था उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। उस दुख से मैं मर गई थी। एक लाइफ टाइम में मेरा जो डार्क साइड ऑफ द सोल ये था कि मैं थी किंग, और जो लोग मुझसे कुछ मदद मांगने के लिए आते थे, कुछ ज्ञान लेने के लिए आते थे, नॉलेज लेने के लिए आते थे, वो मैं उनको पूरा नहीं शेयर करती थी, क्योंकि मेरे अंदर डर था कि अगर मैं इनको सब कुछ बता दूंगी तो ये लोग मेरे से आगे चले जाएंगे। तो मैंने क्लियरली देखा कि मैं उनको पूरी जानकारी नहीं देती थी। तो मरते वक्त एज अ किंग मैंने देखा कि मेरी सोल में वो दुख रह गया कि मैंने लोगों को हेल्प नहीं किया पूरी तरीके से जितना मैं जानती थी। तो वो मेरा डार्क साइड ऑफ द सोल ये था कि शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड मैंने देखा एज अ सोल कि द टैलेंट ऑफ योर सोल। तो मैंने बहुत सारी वेमेन को देखा, उनको मैं कुछ सब्जेक्ट पे उनको बता रही थी, वेमेन को जो बहुत पावरफुल वुमेन ऑल ओवर वर्ल्ड की थी। तो इन तीनों चीज़ों से मैं कन्विंस नहीं थी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं गई थी भार्गव और मेरे बारे में जानकारी करने के लिए पास्ट लाइफ, और दिखा मुझे कुछ और। तो मैं 15 दिन तो मैं साइलेंस में थी। उस साइलेंस के दौरान मुझे समझ में आया कि जो अभी हो गया है दैट इज़ पास्ट, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आपका ये प्रेजेंट लाइफ है, आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि स्पिरिचुअल टीचर का वैल्यू क्या है। तो वहाँ पे क्लियर मैसेज आया कि आपके पास इतनी शक्ति है कि आप जो चाहे वो आप तो पा सकती हैं, वो आपके हाथ में है। तीसरी पॉइंट कि ऐसा क्या खास है कि लोग मेरे पास ही स्पिरिचुअल विजडम लेने आएंगे।
तो वहाँ पे क्लियर मैसेज आया कि आप बहुत बेटर तरीके से लोगों को बताती हैं तो लोग आपके पास सीखने आएंगे। तो इस तरीके से पास्ट लाइफ को मैंने देखा। पत्री जी को मैंने ये बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को डर लग रहा है पास्ट लाइफ में। तो सर ने क्लियरली बोला कि ध्यान की सुनामी से आपका पूरा पास्ट जल चुका है स्वाति, आपको अब पीछे नहीं देखना है, बस आगे देखना है। तो ज़्यादा पास्ट लाइफ में मत जाइए। और इस तरीके से मेरा पास्ट लाइफ का था। बहुत ही अच्छा और सुंदर अनुभव है आपका, और सबसे अच्छा मैसेज जो पत्री जी ने दिया, क्योंकि हम सब जो भी ध्यान में बैठता है उसको सबसे पहला चॉइस आती है कि मुझे भी कुछ दिखाई दे, मुझे भी कुछ समझ आए। पर पत्री जी का मैसेज कि जो पास्ट है वो पास्ट हो गया, बट आज जो आप कर सकते हो प्रेजेंट मोमेंट में वो करिए। पास्ट जस्ट आपको एक रेफरेंस के लिए सामने आता है। बहुत ही अच्छा। तो स्वाति जी, हम और आगे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार आपके जीवन के अंदर नया पड़ाव बिहार तक आप पहुंचे, उसके बारे में जानना चाहते हैं। जी, तो मुझे मैंने जैसे बताया कि उस ड्रीम के थ्रू मुझे एक एहसास हो गया कि जिस धरती पे मैं हूँ और मेरा इस धरती पे पिछले जन्म के कर्म हैं राजस्थान में, जिसके वजह से मैं करीब 7 साल तक, मतलब 2013 से लेके समझो कि वो 2021 था, बीच में 1-2 साल में चंडीगढ़ में थी, फिर भी मैं पत्री जी के कार्यक्रम के लिए राजस्थान में आती थी। तो 7 साल हो गए। अब मुझे लगा कि जो मेरा लर्निंग था यहाँ पे वो फिनिश हो गया है, तो मुझे कुछ और सीखना है नया। तो करके वो अंदर से कॉलिंग क्लियर था कि अब मुझे राजस्थान में नहीं रहना है और मुझे कुछ नया करना है जहाँ पे और नया कुछ सीख सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो उसी टाइम पे नया प्रोजेक्ट आया था मेरी कंपनी में और उन्होंने ऑफ़र किया कि आप ट्रांसफ़र लेके जयपुर से बिहार आइए। तो कोई नॉलेज नहीं था, तो सर को हम बोले, क्योंकि हर चीज़ में हम सर से पूछते हैं, तो सर ने बोला हाँ हाँ बाबा बहुत काम है, आप दोनों जाइए वहाँ पे काम करिए। 1 जनवरी 2022 को सर को फ़ोन करके पूछा और सर ने हाँ बोल दिया, तो सर का परमिशन भी मिल गया, तो हम बिहार कंप्लीटली शिफ्ट किए। अब मैम मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बिहार से पहले और बिहार से बाद का एक कहानी पूरी अलग है। अगर मैं बिहार से पहले की मेरी लाइफ जर्नी देखूँ, बहुत डिफ़िकल्ट था एक व्यक्ति को ध्यान सिखाना, क्योंकि टाइम भी ऐसा था कि लोग सुनते नहीं थे और एक एक व्यक्ति को ध्यान सिखाने के लिए इतना टाइम देते थे, वो बीच में वो छोड़ देते थे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी लोगों को ध्यान सिखा के कि लोग छोड़ देते थे। तो एफर्ट बहुत था, आउटपुट बहुत कम था। सिर्फ पत्री जी का 2 दिन का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए लोग आते थे, फिर साल भर गायब हो जाते थे। तो मुझे लगता था कि कैसे ये काम फैलेगा, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो ध्यान प्रचार कर भी रही थी जूम के थ्रू हर तरीके से, बट डिफ़िकल्ट लगता था। तो जब मैं बिहार आई, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा था। मैंने अलेख्या को फ़ोन किया कि मैं जा रही हूँ पटना और वहाँ के किसी एक मास्टर का नंबर दो, संडे को मिलके ध्यान कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे। तो उन्होंने आनंद किशोर जी का नंबर दिया, तो मैंने आनंद सर को फ़ोन किया और उनको मिलते मिलते भी 2-3 महीने हो गए, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था तो बहुत ज़्यादा मैं व्यस्त हो गई थी। तो मैं करीब मार्च में, अप्रैल में उनको मिली और फिर हमने कैजुअली, उन्होंने बोला कि हमारा एक छोटा सा ध्यान केंद्र है, सृष्टि ध्यान केंद्र, आप वहाँ पे आइए और सिखाइए। इस बीच में क्या हुआ कि जिस घर में हम रह रहे थे, उस घर में आभा सिन्हा करके जो लैंडलॉर्ड थी, वो मेरे को बहुत सवाल पूछने लगी कि ध्यान से क्या होता है, कैसे होता है। हमने बहुत कैजुअली उन्होंने बताया कि सांसों पे ध्यान देना है, तो बोले कि इससे हम क्या भगवान राम से दूर हो जाएंगे? मैंने बोला नहीं, और आप पास हो जाएंगे, आप भगवान राम से बात कर पाएंगे। तो फोटो में देख के बात खुश होना है या मिलना है आपको? बोले कि नहीं नहीं, मिलना है भगवान से, तो ध्यान करिए। तो वो लेडी
2 बजे उठ के ध्यान में बैठ रही है अभी पहली बार, और पत्री जी उनके ध्यान में आके बोल रहे हैं कि अभी आंखें मत खोलो, मैं बैठा हूँ, सांसों पे ध्यान दो। इंस्ट्रक्टर कोई नहीं है वहां पे, खाली मेरे मुंह से सुन के जाके 2 बजे बैठी है, और स्वयं पत्री जी आके उनको मेडिटेशन करवा रहे हैं एस्ट्रली, और 40 मिनट के बाद बोलते हैं कि अब ये ध्यान तुम कंटिन्यू रोज करना। सुबह 6 बजे वो मेरे पास आके बोलती कि बूढ़ा आदमी आया था जो ध्यान सिखाने, कौन है? पहले तो मैंने महाअवतार बाबा जी का चेहरा देखा, नहीं 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 ये नहीं, फिर मैंने पत्री जी का देखा, हाँ हाँ यही आए थे। गजब है, आपको तो ध्यान पता ही नहीं है, स्वयं खुद दर्शन देके आपको ध्यान सिखाया है, मतलब आप बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, ध्यान के लिए आप बने हो। तो ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट इन बिहार, समझ गए? तो बहुत हम एक्साइटेड हो गए कि यार यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, लोग खुद ही ध्यान खाली सांसों पे। सेम एक्सपीरियंस जहाँ सृष्टि मेडिटेशन सेंटर में हम संडे संडे ध्यान सिखाने जाते थे, अनजान लेडीज को बोले कि एक बूढ़े आदमी आए हैं, बैठे हैं और दिख रहे हैं, हम देखे तो कहाँ पत्री जी बूढ़े आदमी अपना काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमको कुछ बोलना नहीं पड़ रहा है, हम बुला रहे हैं और बोल रहे हैं सांसों पे ध्यान दो, दैट्स ऑल। और हम एक म्यूजिक लगा के खुद भी ध्यान कर रहे हैं, और उनकी प्रोफाउंड मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ तो अलग है यहाँ पे बिहार में, कि या तो ये सोल्स बहुत इवॉल्व है और रेडी है, और या तो अभी का समय बहुत अलग है, या तो पत्री जी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, कुछ तो है, समथिंग डिफरेंट अबाउट बिहार, जो मुझे ऐसा जो, क्योंकि इनपुट मेरा बहुत कम है, एफर्ट बहुत कम है, और एक्सपीरियंसेस आउटपुट बहुत अच्छा है। तो बोला ठीक है, बढ़िया। हम किसी को नहीं जानते थे, कोई एक टीम आने वाली थी मुंबई से जो बोध गया विजिट करना चाह रही थी, बोले कि मैम आपकी हेल्प चाहिए, आप भी चलेगा? बोले हाँ हम चलेंगे। तो उन्होंने सारे बिहार के जो JTTP के ध्यानियों के डेटा दिया था, और हम लोग जाके इस तरीके से बोध गया विजिट भी कर लिया। इसके बाद मेरे पे फोन आता है पद्मा अम्मा करके, जो कृष्णा बोमा रेड्डी सर से जुड़ी हुई थी, जो शायद विशाखापट्टनम में है। उन्होंने बोला कि पत्री जी तुरंत बोले हैं कि आप बिहार में सारे ध्यानियों को ध्यान में बिठाए, सर का मैसेज है। तो मैं बोली किसी को नहीं जानती हूँ। फिर तुरंत याद आया कि वो जो 15-20 लोग ध्यानियों के नंबर है बिहार के, तो उन सबको व्हाट्सएप पे जोड़ा, फ़ोन किया, बोला कि सर का मैसेज है, ग्रुप मेडिटेशन करना है 2 घंटे का। तो जूम के थ्रू लाइव करवाया और वो किया। फिर सर ने उस पद्मा अम्मा के थ्रू मैसेज दिया कि बिहार का समय आज शुरू हो रहा है ध्यान का, आप आगे करिए, कंटिन्यू करके सर ने उनके थ्रू मैसेज दिया। अब बॉडी वेकेट करने की जब बारे में पता चला कि सर की तबीयत खराब है, मेरे तो होश उड़ गए, और मैं तुरंत यहाँ फ्लाइट में बैठ रही हूँ पटना से। फिर से पद्मा अम्मा का फोन आ रहा है कि पत्री जी राजस्थान के लिए एक सेशन रखवाना चाह रहे हैं। मैंने बोला यार ये क्या सीन चल रहा है वहाँ पे? तो वो सास वहाँ पे ये सीन, मैं खुद बैठी हूँ उनको, और वो मैसेज पे मैसेज दे रहे हैं कि, मैंने बोला मैं जब आऊँगी पटना वापस तब करवाऊँगी। सर को जब ऐसे देखा ना, मैं बहुत रोई, मतलब नहीं बता सकती। सर पर सर ने शरीर छोड़ा था, उसके साथ साथ उन्होंने व्यापकता बहुत बढ़ाई। वो एक एक मास्टर के अंदर आकर आज काम करवा रहे हैं, एक एक मास्टर के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि कितना बड़ा वो एक एक के पास जाकर ध्यान सिखाते थे, आज उन्होंने कितना बड़ा समाज के अंदर एक नया दौर खड़ा कर दिया, एक वेव नहीं आ गई। तो वो सब आप मास्टर्स के माध्यम से एक वेव नया खड़ा हुआ। वो यही तो हमें सिखाना चाहते थे कि ये शरीर की बाउंडेशंस नहीं है, इससे ऊपर उठो। हाँ, तो फिर जब सर को देखा, सर को माधवी मैम ने परमिशन दिया, सर के कान में जाके बोला
कि स्वाति भार्गव आए हैं और बिहार में लोग काम कर रहे हैं। सर ने हूँ करके जवाब दिया सुबह, जिस दिन बॉडी वेकेट करने वाले थे, रिस्पॉन्ड किया। तो उनका दर्शन करके फिर लास्ट में मेरे को फिर सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स का बुक्स याद आया कि योगानंदा को कैसा महसूस हुआ था जब वो युक्तेश्वर गिरी चले गए थे, और भी एक मास्टर थे। तो कृष्णानंदा जी को कैसा लगा जब अमरा जी चले गए। तो अब रियल एग्जाम, मेरा टेस्ट शुरू हो गया है। जब टीचर क्लास में नहीं है तो स्टूडेंट क्या कर रहा है। तो ठीक है, वैसे भी सर को हम पसंद करते थे, बट यहाँ पे तो साइंटिफिकली ध्यान है ना, ध्यान के थ्रू तो मैं जुड़ी हूँ, और तो सर तो ऑलवेज है ही मेरे साथ। और अब मेरा समय शुरू होता है स्वाति करके, समझ में आ गया। और कोई कुछ नहीं पता था कि क्या करना है। फिर से पद्मा अम्मा के थ्रू मैसेज आया कि पत्री जी चाह रहे हैं कि बिहार ध्यान यज्ञ हो। मैंने बोला ध्यान यज्ञ क्या होता है? तो बोले कि ग्रुप ऑफ पीपल साथ में बैठ के जब ध्यान करते तो अनंत शक्ति आती है धरती पे, और उस क्षेत्र में सारा क्लींजिंग होता है, और नॉट ओनली हम स्वस्थ होते हैं बट उस क्षेत्र में भी उन्नति आती है और बहुत अच्छा काम होता है। मैंने बोला ठीक है, मेरे पास 15-20 ध्यानियों का नंबर है, हम सबको बुला लेंगे और कर लीजिएगा ध्यान यज्ञ, क्योंकि मैं तो बुला सकती हूँ, उसके बाद क्या करना है आप बताइएगा। हाँ हाँ। इसके बाद आने वाले थे पद्मा अम्मा, वरलक्ष्मी अम्मा, विजय लक्ष्मी अम्मा को मैसेज आया 10 दिन पहले कि आप दोनों को पैर रखना है बिहार में। तो हम बहुत सरप्राइज हुए कि इनका तो कोई प्लानिंग ही नहीं था। तो फिर ठीक है, वेलकम है। फिर जब गाड़ी में, जब हमने एयरपोर्ट में रिसीव किया तो फिर बोला कि ये क्या है मैम, मतलब आपका तो कुछ कंडीशंस भी ऐसी है कि हम क्या कर रहे हैं। तो एस्ट्रली बिहार की कंडीशन बहुत खराब है। अगर ये ध्यान यज्ञ नहीं होगा ना तो पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा बिहार, और ये हमने आंखों से देखा है। इसीलिए सर चाहते हैं कि इमीडिएटली ये ध्यान यज्ञ हो और ये कंडीशन बेहतर हो स्टेट के लिए। तो ठीक है, तो अपने को तो करना ही ध्यान नहीं, और तो कुछ सब मास्टर्स देख ही लेंगे। तो हमने बहुत सक्सेसफुली 2 दिन का जो ध्यान यज्ञ था, खैर मेरे को तो ऐसे थर्ड एक्सपीरियंसेस नहीं है, बट पद्मा अम्मा, वरलक्ष्मी अम्मा, विजय लक्ष्मी अम्मा से जो एक्सपीरियंसेस पत्री जी लाइव उनको दे रहे थे बिहार ध्यान यज्ञ के बारे में, वो सब सुन के मतलब दिल गदगद हो गया। एंड फिजिकली मेरे को वहाँ पे 200 लोग दिख रहे थे, बट एस्ट्रली बहुत सारे मास्टर्स वहाँ पे उपस्थित थे, पत्री जी खुद थे, ये वरलक्ष्मी अम्मा ने बताया, पद्मा अम्मा ने बताया। तो दैट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट। एंड इसके इमीडिएट बाद 2 नए पिरामिड्स बने। आनंद किशोर सर ने एक नया पिरामिड बनाया, और लोग आके नए नए ध्यान केंद्र ओपन होने लगे। तो ये मेरा सपना था कि जो ध्यान मुझे इतना फ़ायदा किया, अभी घर घर पहुंचाना था, तो वो बिहार में होना शुरू हुआ। जो लोगों ने उस ध्यान यज्ञ में पार्टिसिपेट किया बोले कि आप मैडम हमारे घर आइए, हम एक ध्यान केंद्र ओपन करना चाहते। तो इमीडिएटली जो बिहार ध्यान यज्ञ के बाद 3-4 से नए सेंटर खुल गए, वहाँ संडे ध्यान होने लगा। वहाँ के लोगों के अनुभव इतने अद्भुत वो बताने लगे नए नए ध्यानियों के। तो मुझे लगा कि पत्री जी का मिशन बहुत ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहा है, गाड़ी चल गई है बिहार की। आई वॉज वेरी हैप्पी। इस बीच में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरा जॉब, भार्गव का जॉब, एंड जो प्रचार है कोई एफर्ट मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे देखने वाली बात, इससे पहले हमने बहुत एफर्ट करती थी, लोग कम जुड़ते थे। यहाँ पे जॉब करते हुए सैटरडे संडे का टाइम निकाल के हम बस ज्ञान प्रचार करते थे, और लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे जुड़ के ध्यान को रिसीव कर रहे हैं श्रद्धा के साथ। तो ये मुझे बहुत, बिहार के जितने भी ध्यानी हैं इनकी अंदर ये खासियत लगी कि वो सीरियस है, वो पूजा भी करते हैं बट ध्यान भी करते हैं उनको, और बहुत भाव के साथ करते हैं। ये बात मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी।
और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। और बेबी का मैं प्लान कर रही थी, पर समझ में नहीं आ रहा था, कंसीव में नहीं कर पा रही थी। 1 साल की बात है, उससे पहले उतना सोचा नहीं था, बट 1 साल से मैं सोच रही थी कि नहीं, अब बिहार में आई हूँ, सारा सब सेटल्ड है तो प्लान करते हैं। तो 1 साल बीत गया, बट कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों कंसीव मैं नहीं कर पा रही हूँ। और एक बार चंद्रा अम्मा जो महावतार बाबा जी को चैनल करती हैं, तो उनके साथ ऐसे ही एक जूम सेशन के बाद तुरंत बाबा जी का भी मैसेज आया कि बहुत लेट हो रहा है, इमीडिएटली प्लान फॉर बेबी करके महावतार बाबा जी से मैसेज आया। एक बार एक मास्टर ने भी बोला कि ये क्या है, ध्यान 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 प्रचार, बेबी प्लान आप क्यों नहीं कर रहे। तो हम समझ गए थे, बट मैं रेडी नहीं थी मदर बनने के लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शायद हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं एज अ मदर कि हम कर भी पाएंगे, क्योंकि हम बहुत व्यस्त रहते हैं अपने काम में, सब चीज़ें हैं। बट डर लग रहा था कि मैं मदर बनूंगी तो लाइफ मेरा और चेंज हो जाएगा, एंड शायद मैं उस डर के कारण मैं प्लान नहीं कर रही थी फुल्ली। तो मैंने वीडियो देखा पीएमसी हिंदी पे सुवर्णा सुवी मैडम का, एंड मेरे को आफ्टर पत्री जी एक ललिता अम्मा है बैंगलोर से, वो और सुवर्णा सुवी मैडम, इतना उनका वीडियो सुन के समझ में आया कि क्यों माँ बनना है और माँ बनने का मकसद क्या होता है, बच्चा क्यों धरती पे आ रहा है, कैसे मास्टर्स हेल्प करते हैं, वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा। तो अब मैं उस वीडियो को देख के सुवर्णा मैम का मैं बिल्कुल अब रेडी थी, उससे पहले फियर्स थे। एंड इसके बाद वरलक्ष्मी अम्मा से मुझे कृष्णा सर ने बोला कि इमीडिएट आप बात करो और टेक गाइडेंस फ्रॉम हर। तो हमने फ़ोन किया, तो बोली कि ठीक है स्वाति, मैं खुद ढूंढ रही हूँ स्पिरिचुअल मदर्स को, पत्री जी ने ये काम दिया है कि हायर सोल्स को वो मेंटर कराने का, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम करके बोली। मैंने उनसे 1 अप्रैल 2023 में बात किया। 30 मार्च को हमारा एक कंक्लूडिंग सेरेमनी था टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑनलाइन में, तो एज ए मैंने गेस्ट बुलाया था। फिर अगले दिन मैंने उनको बोला, तो मैंने कंसीव मतलब मेरी 4 वीक की प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई 6 मई को, मतलब उनसे बात करने के 1 महीने के अंदर अंदर। और उन्होंने मुझे इतना ही, मैंने बोला कि कुछ मुझे बोलना है मंत्र या कुछ नहीं, बोलो पत्री जी को कि आई एम रेडी टू बिकम मदर, आई एम रेडी टू अलाउ द सोल, इतना ही बोलना है। एंड विद इन अ मंथ मैं कंसीव कर लिया। रिपोर्ट में 4 वीक प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई और इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। इसके थ्रू मुझे ये समझ में आया कि मेरा बेबी का जो सोल है वो मेरी बहन के ड्रीम के थ्रू आके कम्युनिकेट किया कि मेरी मम्मा को जाके आप हेल्प करना, वो बहुत बिजी रहती है और यहाँ सो एंड सो में राजस्थान का मेरा मतलब बच्चे ने मतलब खुद अपना पास्ट लाइफ बताया कि ये बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ और मैंने आपकी फैमिली को चुना है, मैं स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपकी फैमिली को चुना हूँ, प्लीज़ हेल्प मी एंड माई मदर, मैं आ रहा हूँ करके मेरी बहन, छोटी बहन को, रजनी को बोला। तो हमने ठीक है मतलब वेलकम है। एंड उस सपने के 6 महीने के बाद हम प्रेग्नेंट हुए और इस दौरान मैं सोची मैं आराम करूँगी, इतनी एनर्जी उस प्रेगनेंसी में। इस बीच में भार्गव के दादाजी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ जाके ट्रैवल करके 2 महीना मैं अकेली थी, ऑफिस जाती थी और अकेले पूरा चीज़ मैनेज कर रही थी। कहाँ से वो शक्ति आ रही थी इस बीच में, ऑनलाइन जूम सेशंस इतने चल रहे थे। तो एज अ प्रेग्नेंट वुमेन मैंने एक्सपीरियंस किया कि मेरी एनर्जीज बहुत हाई हो गई है और थकान बिल्कुल भी नहीं है, और मैं जितना काम मैं पहले नहीं करती थी अब वो डबल काम मैं करने लगी हूँ। तो मुझे लगा कि वो जो मेरी बॉडी में जो सोल आई है उसकी शक्ति है जो ये सब करवा रही है, जबकि इससे पहले हम बहुत हफ्ते में एक काम कर लिया, मेरा कोटा खत्म, हम ऐसे गिन के काम करते थे कि चलो ये हो गया। अब ऐसा नहीं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स,
अब उस प्रेगनेंसी में, 7 महीने की प्रेगनेंसी में, हमने ध्यान यज्ञ भी किया, सोचो, जिसमें 300 लोग आए थे। 3 दिन काम का कार्यक्रम था, वेजिटेरियन रैली भी किया था, बहुत सक्सेसफुली हुआ। वो जो ध्यान यज्ञ हमने किया, उसके पहले ही दिन ही जो संजय वर्मा जी, जिन्होंने पहला पिरामिड बिहार में बनाया था, उनके ध्यान में आके स्वयं पत्री जी बोले कि ये 3 दिन के ध्यान यज्ञ से बिहार का क्या होगा, तुम जिले जिले जाके ध्यान प्रचार करो और बोध गया में मिलो, ये मैसेज दिया। अब वो डर गए और मेरे को नेक्स्ट डे बता रहे थे, सर ऐसा बोले, हम भी थोड़ा डर गए, क्योंकि तब तक वो हम किस कंडीशन में रहेंगे हमको भी नहीं पता है। तो मैंने बोला सर ने बोला है तो करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू, जितना मेरे से बन पड़ेगा हम हेल्प करेंगे। आप सर आप आगे रहिए, हम आपको मदद करेंगे, आप चिंता मत करिए। मैंने सर को यही बोला। मिराक्युलसली ध्यानी, अच्छी बात ये थी कि 10-15 पक्के ध्यानी है बिहार में, जो हमारी एज अ टीम हम लोग सलाह सूचन करके काम करते हैं। सब लोगों ने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि पत्री जी के मैसेज को हूबहू इम्प्लीमेंट करेंगे। 1 जनवरी 2024, तब मेरा बच्चा सिर्फ 15 दिन का था। गाड़ी नहीं थी, गाड़ी हम लोगों ने खरीदी जो जिला जिला जाके प्रचार करेगी। ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर हायर हो गया जो रेडी था 30-30 दिन तक लगातार फील्ड में काम करने के लिए। मिरेकल, एक मिरेकल कभी होता था जो साल में एक बार होता था, हम साल भर याद करते थे। अब रोज हर पल मिरेकल, सोच रहे हो तो वो हो रहा है। काम शुरू हो गया। भानु सर आए हैदराबाद से, बोले कि 2 महीना मैं रहूँगा बिहार में। भानु सर और भूपेश सर जो दिल्ली से है, उन्होंने 2 महीना बिहार में ध्यान प्रचार किया, 8 जिले कवर किए। नेक्स्ट कौन मास्टर है पता नहीं है, सब सामने से आ रहे हैं कि हम बिहार में ध्यान प्रचार करेंगे। उनका सब कुछ मिराक्युलसली अरेंज हो गया। नए नए लोगों को ध्यान से जोड़ा, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, गांव की महिलाएं, और इस तरीके से 28,000 लोगों तक ध्यान पहुंचाया गया 8 महीनों में। एंड इसके बाद बोध गया में 3 दिन का एक सेलिब्रेशन कार्यक्रम हुआ 6, 7, 8 सितंबर को। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अगेन मैं वो एनर्जी की बात करूँगी कि जो एनर्जी मेरे को पहले फील होती थी, सेम एनर्जी मुझे ये ध्यान यात्रा के दौरान फील हुई कि ये असंभव था कि छोटा बेबी जो मेरा बच्चा है, लड़का है सात्विक, अभी जस्ट 15 दिन का है, और हम लोगों ने ध्यान यात्रा 1 जनवरी को शुरू कर दी। उसका जन्म 20 दिसंबर 2023 को हुआ है। तो कैसे ये सब घटित हो रहा था, वो पूरी एनर्जी काम कर रही थी। हमको बस एक सोच रखना था, तो बस पूरा हो गया। एंड इससे मेरा एक और विश्वास कायम हो गया कि कोई काम हम करते नहीं हैं, वो हमारे द्वारा किया जाता है या करवाया जाता है। ये मैंने साक्षात ये 1 साल में मैंने अनुभूति करी। बस हम एक माध्यम बनते हैं। और इस पूरे 3 साल के ध्यान का अनुभव जो रहा मेरे आत्मा की यात्रा में, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पड़ाव है कि भगवान बुद्ध ने जहाँ पे आत्मज्ञान उनको मिला, मुझे लगता है कि हम सभी PSSM में आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हम लोग ध्यान कर रहे हैं, ध्यान प्रचार कर रहे हैं। तो इस धरती पे आके काम करने का मौका मिला, तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ यूनिवर्स को कि ये मौका दिया। तो यही है मैम मेरी आत्मा की यात्रा में कि ध्यान से पहले बहुत चैलेंजेस थे, बहुत सारे सवाल थे, कन्फ्यूजन्स थे, डिसीजंस हम नहीं ले पाते थे। ध्यान के बाद बहुत क्लैरिटी आई, स्पीड से सारे डिसीजंस में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लेना शुरू किया। ध्यान अपने तक नहीं, ध्यान को सब तक पहुंचाना है। ये आनंद और सब तक पहुँचे, ये भी मेरे अंदर एक उत्साह ही आया। इस पूरी यात्रा में कभी भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि ये मैं कर रही हूँ। एक खुशी खुशी फ्लो में ये सब हुआ है। एंड क्या इम्पोर्टेंट चीज़, मैं खुद तो ध्यान करती हूँ, ध्यान प्रचार के लिए
हम लोग मिलके काम करते हैं, बट साथ साथ में मैंने स्वाध्याय भी किया है। और पत्री सर बोलते हैं ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। तो जब से मतलब मैं राजस्थान में थी तो रोज़ रात को एक पेज पढ़ती थी, और इस आदत की वजह से कई किताबें मैंने पढ़ी, जिसमें जो बहुत अच्छे ऑथर्स जिनकी किताबें मुझे पसंद आई, ओशो है, टॉरकॉम सार्डारियन है, ब्रायन वाइस है, ब्रैंडन बेस है, और भी बहुत सारे ऑथर्स हैं जिनकी किताब मुझे बहुत कनेक्ट की। और मैंने पीएमसी हिंदी के साथ भी बहुत सारे अलग अलग स्वाध्याय भी किए हैं। तो स्वाध्याय करके मुझे ये समझ में आया कि जो अनुभव हमको नहीं आए हैं, पर जो दूसरे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं या जो ऑथर्स हैं, उनके अनुभव हम तक पहुंच रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस लगा। बहुत बार ऐसा लगा कि वो किताब मुझे चुन रही है। ये एक्सपीरियंस मुझे इमॉर्टल टॉक्स के किताब के द्वारा हुआ, फिर 1000 सीड्स ऑफ जॉय किताब के द्वारा हुआ। एक बुक है टॉरकॉम सार्डारियन की, वुमेन, सेक्स एंड फैमिली। तो ऐसे 3-4 ऐसी किताबें हैं जो मुझे लगा कि वो अब मेरे को अट्रैक्ट कर रही, वो बोल रही कि ये मैं पढूं और उनके संदेशों को मैं लोगों तक पहुंचाऊं। और शायद यही एक रीज़न था कि कोविड के टाइम पे इमॉर्टल टॉक्स और ये जो 1000 सीड्स ऑफ जॉय है, इन किताबों को मैंने बहुत सब तक संदेश दिया। एंड द बेस्ट मैसेज जो मैंने अभी तक रिसीव किया है इतना स्वाध्याय करके थ्रू इमॉर्टल टॉक्स, यही सीखा कि हम ये धरती पे आते हैं एक आत्म स्वरूप में, पर एक किरदार लेके आते हैं। हनुमान जी का यही संदेश है कि किरदार में आप इमोशनली घुस मत जाइए। किरदार जब आप प्ले कर रहे हैं तो अपने आप को सोचिए कि एक मूवी थिएटर में आप गए हैं और अपनी आत्मा को प्रेक्षक के सीट में बिठाइए और आप अपने किरदार को प्ले करते हुए देखें। और जब आत्म स्वरूप, आत्म जागृति की स्थिति में आप अपने किरदार को निभाओगे तो आपको दुख अनुभूति नहीं होगा, सुख भी अनुभूति नहीं होगी, आपको ज्ञान होगा। और जिस मकसद के लिए आप आए हैं वो सभी अनुभवों को लेके आप इवॉल्व होंगे, अटैच किसी से आप नहीं होंगे। तो ये मैसेज मुझे हनुमान जी के दोनों किताबें, इसका मेन यही सार है। और इसको मैं काफ़ी चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, तो मैं सोचती हूँ कि इससे मैं कुछ सीखूँ, इसको मैं पर्सनली ना लूँ। तो यही है मैम। स्वाति जी, जैसा कि आपने अभी बोला कि आप स्वाध्याय करती हैं पीएमसी हिंदी के ऊपर, तो आपको पीएमसी हिंदी एक कैसी स्पोर्ट लगी जन जन तक ध्यान को पहुंचाने में? क्योंकि पहले जैसे एक एक बंदे को ध्यान सिखाने के लिए हम एक एक घर में जाते थे, एक एक गांव में जाते थे, परंतु जो ऊर्जा आप बिहार आने के बाद महसूस कर रहे हैं, वही ऊर्जा पीएमसी हिंदी एक सोर्स है उस ऊर्जा का। इंडिविजुअल में भी वो ऊर्जा जा रही है, पर पीएमसी हिंदी में भी वो ऊर्जा बह रही है, वो माध्यम है लोगों के घरों तक जाने का। इसके बारे में आपका क्या अनुभव? मैं बोलूँगी पीएमसी हिंदी हमारी सभी पिरामिड मास्टर्स का ये एक सपना है, ठीक है। और ये सपना पीएमसी हिंदी के रूप में आया है। आप और मैं कितने घर तक पहुंच पाएंगे? लोगों की इतने दुख है, इतना समस्या है, हम नहीं पहुंच पाएंगे इस पूरे लाइफ टाइम में सब तक। तो हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए जिसके द्वारा जन जन तक एक मैसेज ध्यान का जाए, और एक बार मैसेज चला जाएगा, लोग रेडी हो जाएंगे, फिर घर पे जाके ध्यान सिखाना और बेहतर एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये जो ध्यान के लिए एक माहौल बनाना पूरी धरती पर पीएमसी हिंदी कर रही है। और ये पत्री जी का तो था ही सपना। मुझे लगता है कि जो जो लोग ध्यान में पिरामिड मास्टर बन रहे हैं वो सब पीएमसी हिंदी का महत्व समझते हैं। ये हमारी एक सामूहिक ऊर्जा है जिसका स्वरूप है
पीएमसी पीएमसी हिंदी। हिंदी। और पत्री जी की जो ऊर्जा है वो इसी माध्यम से हम सब में भी बहती है। एग्जैक्टली कभी भी हम लोग ध्यान सिखा के आते हैं, फिर हम बोलते हैं कि आप पीएमसी हिंदी सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे बहुत सारे हमारे ध्यान से चमत्कार आत्मा की यात्रा है, आप देखिए, ध्यान भी करिए 40 दिन और ये वीडियोस देखिए। पत्री जी को जिसने नहीं देखा, हम बोलते हैं कि आप पीएमसी हिंदी पे जाके देखिए, पत्री जी के वीडियोस सुनिए। तो ध्यान में जोड़ने के बाद एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करके वो ध्यान में अपनी साधना निरंतर करे, उसमें अब बहुत हो गया है आसान। पहले चैलेंज था कि उनको जोड़ के कैसे रखें। तो डेफिनेटली पीएमसी हिंदी के माध्यम से जन जन तक ध्यान का संदेश जा रहा है और ये और भी फैलेगा। स्वाति जी, आपकी यात्रा बहुत ही सुंदर थी और बहुत से लोगों के जीवन को स्पर्श करने वाली है। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। अब हम आपसे अपने दर्शकों के लिए एक संदेश चाहते हैं। मेरा सभी पीएमसी हिंदी के दर्शकों को यही संदेशा है कि अगर आप ध्यान नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आज से आप ध्यान सीख लें। और ध्यान करने से जैसे मेरा लाइफ बदला है, 100% आपका लाइफ बदलेगा, क्योंकि ये ध्यान, पहली बात, बहुत सरल है, आनापानसति ध्यान। और उसके साथ जब आप पिरामिड शक्ति को जोड़कर ध्यान करोगे, बहुत कम समय में आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, शारीरिक है, मानसिक है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान बहुत ही कम समय में 40 दिन के अंदर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, हम बहुत सारे काम करते हैं बट रिजल्ट नहीं आते हैं क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं होते हैं। और हमारा जो ये आनापानसति ध्यान है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, किसी भी समुदाय से संबंधित नहीं है। जैसे टीवी में, जैसे घर में हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है, वैसे ही हमारे नाक में जो आती जाती सांस है उससे जुड़ने से हमारी अंदर एक नई विश्व शक्ति का संचार बढ़ जाता है और उससे ही ये पूरा विज्ञान से हमारी लाइफ बदलती है। हमें ज्ञान होता है, हम आत्मा हैं और हम सुंदर जीवन स्वयं, इसका निर्माण स्वयं कर सकते हैं। हम ही इसके लिए जिम्मेदार है, हमें किसी को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन लाइफ करके ये पूरा समझ में आ जाएगा ध्यान करने से। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, हमारे इस शो में आने के लिए और अपनी सुंदर यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। दर्शकों, आत्मा की यात्रा को ध्यान से देखिए, स्वाति जी ने किस प्रकार अपने जीवन के अंदर सभी चीज़ों को श्रद्धा और विश्वास के साथ पकड़ा और आगे बढ़ती गई। जैसा कि उन्होंने स्वाध्याय में एक इमोर्टल टॉक्स में बताया भी है कि हम तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। अगर हम सरेंडर करके इंस्ट्रूमेंट बनकर कार्य करेंगे तो जो असली स्वरूप है वो सामने आएगा और उसको हम आराम से काम भी करने देंगे और हमारे लिए नए नए मिरेकल्स भी होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा शो में। हम एक नए मास्टर के साथ पुनः आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।